बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री आज कट्टरपंथियों को खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। बांग्लादेश से लेकर देश के भीतर मौजूद कट्टरपंथियों को कथावाचक कड़वे वचन सुना रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई बांग्लादेश जैसे हालात देश के भीतर बनाने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं। आखिर क्यों पंडित धीरेंद्र शास्त्री इतने गुस्से में कि इस बात को लेकर वो कट्टरपंथियों को खुलकर चेतावनी दे रहे हैं? क्यों हिंदुओं को जागने की बात कर रहे हैं? इस पर आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि आने वाले समय में भारत पर संकट भारी है। ये हुंकार है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की। ये कट्टरपंथियों को कड़ा पैगाम है कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री का। हजारों लाखों श्रद्धालु बागेश्वर धाम के प्रवचनों को सुनते हैं, लेकिन अब उन्होंने उन कट्टरपंथियों की करतूतों पर कड़ा प्रहार किया है जो देश की शांति भंग कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो धीरेंद्र शास्त्री बुलडोजर वाली पर्ची भी निकाल देंगे। कुछ इसी अंदाज में बेहद कड़े शब्दों में धीरेंद्र शास्त्री चेतावनी दे रहे हैं। देखो, वो हमारी रक्षा में, जैसे ये लोग रक्षक हैं, अगर रक्षक के ऊपर कुछ हो जाएगा तो ये जिसकी रक्षा में है उसका क्या होगा। कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। अब आपको बता दें कि उन्होंने असल में ऐसा कहा क्यों। दरअसल छतरपुर में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी शहजाद के करोड़ों के मकान को पुलिस ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। इससे पहले पुलिस वालों पर उपद्रवियों ने पत्थर फेंके थे, जिसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हुए थे। यही नहीं, कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपने नाम के आगे हिंदू लिखने की भी अपील की है। इसके पीछे उनका मानना है कि भारत में जात पात का संकट बहुत बढ़ गया है। तुम्हारी दुकानें लूटी गई, तुम्हारी बेटियां लूटी जा रही, कल तुम्हें अगर लूटा जाएगा तो तुम जाओगे कहां? इसलिए हम हर समाज को इकट्ठा करने के लिए, इस देश में सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ी दीमक और सबसे बड़ा कुष्ठ रोग लगा है, उसका नाम है जात पात। और इसकी आवाज को हम उठाने के लिए अब गांव-गांव पैदल पैदल जाएंगे और पैदल चल करके हिंदुओं को एक करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने हिंसा फैलाने वालों से अपील की है कि भारत को बांग्लादेश मत बनाएं। हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पहले भी भारत सरकार से वो अपील कर चुके हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। अब आप इन दो तस्वीरों पर गौर करिए और देखिए आखिर कैसे बांग्लादेश में पुलिस वालों पर ही हमले हो रहे हैं, जबकि छतरपुर में पुलिस थाने में हुए पथराव के बाद हालात गंभीर हो गए थे, जिसे संभालने के प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। हालांकि बागेश्वर धाम के बाबा के विवादित बयान पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के बयान से मुझे तो ये लगता है कि देश अब संविधान से नहीं धर्म से चलेगा। लगता है धर्म संविधान का राज खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि छत के नीचे से मकान खिसक जाएगा, नाम के आगे हिंदू आप लगा लें, क्या इस तरीके के बयान देना क्या देश के हित में है? इस तरीके की जो घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, चाहे रेप की घटनाएं हो या जिस तरीके की घटनाएं हो। वैसे पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान देश में शांति और अमन के लिए माने जा रहे हैं, जबकि उनके बयान पर हो रही सियासत लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे धीरेंद्र शास्त्री ये कह चुके हैं कि उन्होंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला है। जो सनातन धर्म के खिलाफ साजिशें होती हैं वो उन पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनके बयान से कई बार पहले विवाद पैदा हुए हैं। वैसे कौन कौन से विवादित बयान उन्होंने दिए वो हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी और मथुरा दे दें, भाईचारा कायम रहेगा।
बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के द्वार खोलें। साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने खेद जताया था। पिछले 20 दिनों से बांग्लादेश में बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदुओं की जिंदगी बांग्लादेश में लगातार मुश्किल में है। यही नहीं, खुद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में जज रहे माणिक आज अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, जबकि बदले हालात में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुन चुनकर उन लोगों को जेल में डाल रही है जो कभी शेख हसीना के समर्थक रहे हैं। जी न्यूज की टीम अब भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर बांग्लादेश के एक एक सच को आप तक पहुंचा रही है। देखिए बांग्लादेश से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगस्त से लेकर अब तक बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, वो अब भी पूरी तरह से थमा नहीं है। हालत यह है कि बांग्लादेश में न्याय के लिए फैसला सुनाने वाले जज भी, यानी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शमसुद्दीन चौधरी माणिक को भी बांग्लादेश की फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। जज साहब बेहद सहमे हुए। नाम जिज्ञेस करना। আমার নাম বিচারপতি শমসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। বিচারপতি শমসুদ্দিন মানিক। মানিক কে? আপনার সাথে কি কি ছিল এটা বলেন। আমার সাথে ছিল ব্রিটিশ পাসপোর্ট, বাংলা পাসপোর্ট, টাকা আর কটা ই কার্ড, डेबिट कार्ड और ये कार्ड। आपको बता दें कि माणिक पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। कट्टरपंथ की आग में जल रहा बांग्लादेश सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ बर्बरता कर रहा है। आज भी कट्टरपंथियों ने 3 मंदिरों को निशाना बनाया, जिसके बाद एक आरोपी हुसैन को पकड़ा गया है। साथ ही सफाई दी जा रही है कि यह शख्स दिमागी रूप से कमजोर है। आपको बता दें कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में लगातार हमले हुए हैं, जिनकी तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान लगातार देख रहा है। बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदू आबादी है, जिसमें ज्यादातर लोग ठाकुर गांव, गोपालगंज, खुलना, मौलवी बाजार, जसोर में रहते हैं और जसोर की सीमा ही पश्चिम बंगाल से सटी हुई है। जी न्यूज ने अपनी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बांग्लादेश के एक एक सच का पर्दाफाश पहले ही कर दिया है। बांग्लादेश के हिंदू डरे हुए हैं, उन पर अटैक हो रहा है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तन्मय जी मेरे साथ मौजूद हैं, इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं। क्या बांग्लादेश में फ़िलहाल क्या हालात हैं अल्पसंख्यकों की? इंटीरियर गवर्नमेंट आने के बाद कुछ डेवलप हो रहा है, सामग्रिक में अच्छा नहीं। डर लग रहा है? जो अटैक हो रहा है वो अभी तक थोड़ा हो रहा है। इस बीच हसीना समर्थक नेताओं के साथ साथ पत्रकार भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश से पेरिस जाने की कोशिश कर रहे टीवी पत्रकार कपल फरजाना रूपा और उनके पति शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के आरोप में दोनों को 4 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से उनके कई समर्थक छिपे हुए हैं, तो कुछ देश छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं गिरफ्तार होने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद, पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री दीपू मोनी, अवामी लीग और सहयोगियों के कई सांसद, वामपंथी वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष राजेश खान मेनन, पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक, निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान, ये सब अब नई सरकार की गिरफ्त में हैं। साफ है बांग्लादेश की अभी बड़ी पिक्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी आदित्यनाथ न तो उत्तर प्रदेश के लिए एक भी गलत शब्द सुनते हैं और ना ही कश्मीर पर भारत विरोधी गतिविधियों को सहन करते हैं। वो पाकिस्तान को भी ललकारते हैं और पाकिस्तान के हमदर्दों को भी चेतावनी देते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे राहुल गांधी को घेर लिया।
सीएम योगी ने राहुल गांधी से पूछा है कि क्या वो कश्मीर के अलग झंडे का समर्थन करते हैं। क्या राहुल गांधी अलगाववादी ताकतों का समर्थन करते हैं? अब देखना होगा कि योगी के इन सवालों का राहुल की ओर से क्या जवाब आता है। क्या कांग्रेस अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री वहां हो गई है। इस बार योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को अपने टारगेट पर लिया है और इसकी वजह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच का गठबंधन है। दोनों दलों के बीच गठबंधन को योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी से कई तीखे सवाल पूछे हैं। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? योगी आदित्यनाथ ने राहुल से ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और धारा 35A को बहाल कर 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति में जम्मू कश्मीर को लाने का वादा किया है। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा होता था। जम्मू कश्मीर को लेकर योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर हमलावर हैं और कांग्रेस पर एक के बाद एक ऐसे शब्द बाण छोड़ रहे हैं जो राहुल ही नहीं कांग्रेस पार्टी को परेशान कर सकते हैं। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रदेश में अलगाववाद पर लगाम लगी है। अलगाववादी नेता अब जेल में हैं। अलगाववादी नेताओं के इशारे पर होने वाली पत्थरबाजी बंद हो गई है। अलगाववादियों का दबाव अब ना तो राज्य पर है और ना ही केंद्र सरकार पर चलता है। क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकारी विभागों में शामिल आतंकवाद समर्थक अफसर और कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है। एक समय पत्थरबाजी के लिए पत्थर उठाने वाले युवा अब पत्थरबाजी के बजाय कंप्यूटर पर हाथ चला रहे हैं। योगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं तो कांग्रेस उल्टा बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से गठबंधन किस आधार पर किया था। आपने पीडीपी के साथ समझौता किया। पीडीपी का उस वक्त क्या मैनिफेस्टो था? ड्यूअल करेंसी होनी चाहिए, पाकिस्तान की भी करेंसी चलनी चाहिए कश्मीर में और हिंदुस्तान की भी। ये पीडीपी का मैनिफेस्टो था। दूसरा पॉइंट क्या था? सेल्फ रूल। सेल्फ रूल में ट्रांस बॉर्डर भी होना चाहिए। ये पढ़कर फिर भी आपने उनके साथ समझौता किया, तो इसका जवाब आप देंगे उनके मैनिफेस्टो का या वो देंगी? कांग्रेस, पीडीपी और बीजेपी के पुराने गठबंधन पर सवाल खड़ी कर रही है तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस बार के चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने को तैयार हैं, लेकिन शर्तों के साथ। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना बाकी, हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे फिर चलेंगे। महबूबा मुफ्ती तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी सीट कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। चुनाव में भी महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का राग अलापना नहीं भूली। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एलओसी पर व्यापार बहाल करने की वकालत की है। शायद महबूबा मुफ्ती को लग रहा है कि उनके पाकिस्तान राग से चुनिंदा पाकिस्तानी हमदर्द उन्हें वोट दे देंगे। सवाल है कि चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ऐसे वादे क्यों कर रहे हैं जो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के पक्ष वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी के प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का ऑनलाइन खेल चल रहा था। एक स्कूल टीचर को जादू टोने की मदद से धर्म परिवर्तन कराने के लिए फैसल खान
पूरी तरह से कामयाब भी हो गया था, लेकिन अब उसके इस खेल का भांडाफोड़ हो गया है। यूपी के गाजियाबाद से पुलिस ने उसे धर दबोचा है। क्या है यह पूरा मामला? कैसे वो ब्रेन वॉश करके एक स्कूल टीचर का धर्म बदलवा रहा था, आप खुद देखिए। उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, जहां जादू टोना हो रहा था, जहां धर्मांतरण के लिए फैजल खान एक स्कूल टीचर को धोखा दे रहा था, यहां तक कि अपना नापाक मकसद पूरा करने के लिए माइंड वॉश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था। यह आरोप है उस स्कूल टीचर के पति का, जिसकी पत्नी 13 सालों से गाजियाबाद के कविनगर के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। हमने उस चैट में देखा, उसमें काफ़ी चीज़ें फैसल खान द्वारा अरबी भाषा में नमाज से संबंधित डायरेक्शन और बाकी ऐसी भी चैट है, उन्होंने मुस्लिम समुदाय से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। पति को इस धोखे के खेल का तब पता चला जब उसने अपने ही घर में कब्रिस्तान के फोटो देखे। यही नहीं, महिला ने अपने व्यवहार और पहनावे में भी काफी बदलाव कर लिए थे और महिला को नमाज पढ़ते देखा। इसके बाद पति का शक यकीन में बदल गया। बच्चों ने मुझे बताया कि उन्होंने मम्मी को नमाज पढ़ते हुए देखा है और मम्मी का मोस्टली टाइम बाथरूम में जाने लगा, बहुत टाइम देने लगी। हमने उनसे पूछा नमाज के बारे में। इसी दौरान बच्चों को उनके पास एक अरबी भाषा हिंदी रूपांतरित भी पाई गई, तो हमने उसके बारे में पूछा तो कहने लगी तो मैंने वैसे ही यूट्यूब से उतारी थी। फैजल खान इस स्कूल में कंप्यूटर की क्लास देता है। आरोपी फैजल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। उसके पास से कई हैरान कर देने वाले सबूत पुलिस ने जुटाए हैं, जिनमें उसकी फोन से चैट है, ऑनलाइन वेबसाइट से नमाज पढ़ाने की ट्रेनिंग के सबूत है। इस्लाम धर्म अपनाने के लिए फैजल कई तरह के प्रयोग कर रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी फैजल ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति एक हिंदू महिला जो शादीशुदा है और पढ़ाने का काम करती है स्कूल में, उसका माइंड वॉश करता है, उसको धर्म परिवर्तन की बात करता है, उसको नमाज करने आदि के तरीके बताता है, उसका पूरा माइंड वॉश करके उसको अपने कब्जे में रखता है। उसमें जो आरोपी फैसल खान है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यानी योगी की पुलिस फुल एक्शन में है। यानी फैजल के और काले कारनामों का इतिहास हुआ तो बुलडोजर बाबा कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। वडोदरा में शोभा यात्रा पर एक बार फिर नफरती पत्थर चलाए गए। एक सड़क से गुजर रही यह शोभा यात्रा कुछ लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि घरों की छतों से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। घटना की तस्वीरें खुद गवाही देती हैं कि यह साजिश कितनी बड़ी थी। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश के पीछे आखिर कौन था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाथों में जय श्री राम लिखे झंडे, यहां सनातनियों की शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन अब भगदड़ का माहौल, क्योंकि कुछ ही देर पहले इस शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। रात के अंधेरे में पहला पत्थर कहां से आया किसी को नहीं मालूम, लेकिन देखते ही देखते पूरा नजारा बदल गया। शोभा यात्रा पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी होने लगी। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह मकानों से पत्थर चलाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ से भी इस पत्थरबाजी का जवाब दिया जा रहा है। एहतियातन बिजली भी काट दी गई। पूरे इलाके में पुलिस तैनात है। लाल नीली लाइटें ये बताने के लिए काफी हैं कि थोड़ी देर पहले यहां जमकर हंगामा हुआ है। रात में क्या हुआ होगा, इसको समझने के लिए अब आप सुबह की तस्वीरें देखिए। गाड़ियां टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ कांच ही कांच है, पत्थर जमीन पर पड़े हैं। रात में यहां क्या हुआ होगा, ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं।
गणपति उत्सव शुरू होने वाला है और उससे पहले पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियां पहुंचाई जा रही हैं। वडोदरा के गोरवा माधु नगर में श्री जी गणेश की मूर्ति लगाई जा रही थी। भक्त जोश और उत्साह के साथ गणेश की मूर्ति लेकर आ रहे थे, लेकिन यात्रा पर पत्थरबाजी कर इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वडोदरा में नफरत के पत्थर फेंकने वाले आखिर ये कौन हैं? कल श्री जी की जो आगमन यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव हुआ, जिसके बाद दो गुटों के बीच में भारी पथराव हुआ और जिसके चलते आप देख सकते हैं किस तरह से जो व्हीकल है उसको नुकसान हुआ है। एक ऑटो रिक्शा है, दो टेम्पो है, एक कार है, जिसके कांच जो है वो तोड़ दिए गए। जो व्हीकल है उसमें तोड़फोड़ की गई है। इलाके के लोगों का कहना है कि रात क्या हुआ उन्हें मालूम नहीं। वो जब सुबह सोकर उठे तो उन्होंने सड़क पर ये हाल देखा। रात का तो मालूम नहीं है मेरे को, मैं वर्दी पे था, गाड़ी पे था। तो अभी सुबह में आया मैं 11 बजे उठ के, तो देखा कि दो गाड़ी के कांच टूटे हुए हैं, दोनों आइसर के। एक गाड़ी पे पत्थर पड़ा है और दूसरे बाजू वाले की एक स्विफ्ट है, एक के सामने वाले की रिक्शा है, पीछे की एक बोलेरो है। क्या पथराव हुआ था? हाँ, शायद तक सब पापा ने सबने रात को फ़ोन आया था भाई का, सबने बोला वही है, पत्थरमारी हुई है, ऐसा है। रात को यहाँ घुप अंधेरे के बीच पत्थरबाजी करने वाले कौन थे, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी। इलाके में भारी पुलिस फोर्स लगी हुई, लेकिन हालात को देखते हुए लग रहा है कि साजिश बहुत बड़ी थी, लेकिन पुलिस की कोशिश से साजिश नाकाम हो गई। सवाल तो ये भी है कि वो कौन है जो वडोदरा में गदर फैलाने की मंशा पाले हुए हैं। रवि अग्रवाल, वडोदरा, जी मीडिया। और अलकायदा के बबलू को जांच एजेंसियों का बुलावा पहुंचा है। इस बबलू पर आरोप है कि ये आतंकियों का फंड रेजर है और अलकायदा अपने लिए जो जमीन ढूंढ रहा है उसका डीलर भी यही है। ये एक डॉक्टर के साथ मिलकर भारत में अलकायदा की ब्रांच खोलने की फिराक में था। रांची का लेक व्यू अस्पताल, कहने के लिए तो यहां अस्पताल में मरीजों का इलाज होता था, लेकिन हकीकत में यहां आतंक का धंधा चलता था। इस अस्पताल के डॉक्टर से लेकर मालिक तक सभी पर आतंकी संगठन अल-कायदा के लिए काम करने का आरोप है। इस अस्पताल के डॉक्टर का नाम है डॉक्टर इश्तियाक, जिसके नाम पर लेक व्यू हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इसका असली मालिक बबलू खान है। डॉक्टर इश्तियाक को दिल्ली पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं अब ईडी इस डॉक्टर के मालिक पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है, जिसे 26 अगस्त को रांची के एक क्षेत्रीय कार्यालय में तलब किया गया है। लेक व्यू अस्पताल जो है वो बबलू खान का बताया जा रहा है और इसका अलकायदा आतंकी मॉड्यूल के साथ संबंध होने के आरोप हैं। दरअसल बीते दिनों जब एटीएस ने कार्रवाई की थी तो कार्रवाई में बरियातू इलाके से डॉक्टर इश्तियाक को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर इश्तियाक के नेतृत्व में यह जो मॉड्यूल है वो देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर इश्तियाक की गिरफ्तारी हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से लेकर झारखंड तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर 11 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इन्हीं में से एक है डॉक्टर इश्तियाक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन गिरफ्तारियों को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए और बताया है कि अलकायदा के आतंकी देश में एक दो नहीं बल्कि कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार किया गया रांची का डॉक्टर इश्तियाक पूरे मॉड्यूल को लीड कर रहा था। वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कट्टरपंथियों की फौज तैयार करने में जुटा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मॉड्यूल के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग अलग अलग इलाकों में दी जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे डॉक्टर इश्तियाक के मंसूबे पर पानी फेर दिया। डॉक्टर इश्तियाक की गिरफ्तारी के बाद अब बबलू को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी को बबलू पर शक है कि उसने अलकायदा को फंडिंग की है और इस मामले में ईडी ने 2 जमीन के टुकड़े भी जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 74.39 करोड़ रुपए है। अब इस पूरे नेटवर्क को आप ऐसे समझिए, अफसर खान और ताला खान जेल में बंद है। इन लोगों का बबलू खान से पारिवारिक संबंध है। बबलू खान जिस अस्पताल का मालिक है उसी अस्पताल का डॉक्टर है इश्तियाक, जिसे पुलिस ने अलकायदा के साथ संबंधों को लेकर पकड़ा है और इसी नेटवर्क को लेकर जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं जमीन घोटाले का पैसा आतंकी मॉड्यूल की मदद करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। कामरान, रांची, जी मीडिया। और 95 बड़ा होता है या फिर 5? आपका जवाब होगा कि 95, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में तो 95 नहीं बल्कि 5 बड़ा होता है।
चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। पटना के पास एक गांव है, गांव का नाम है फतुहा। यहां 95% हिंदू रहते हैं, लेकिन इस गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है और कई परिवारों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने के लिए नोटिस भी दे दिया है। अब गांव वाले इस बात से परेशान हैं कि दशकों से जिस जमीन पर वो रह रहे हैं, अब उन्हें उनकी ही जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। शायद इसीलिए देश में जमीन खोर वक्फ बोर्ड पर शिकंजे की मांग उठ रही है। हाथों में कागज लेकर अपनी किस्मत देखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों के सामने संकट है कि जिस घर में ये और लोग बरसों से रह रहे हैं, इन घरों में उनके बच्चे बड़े हुए, उस पर वक्फ बोर्ड की नजर पड़ गई है और ना जाने उनकी जमीन कब छिन जाए। बिहार के पटना से सटे फतुहा के गोविंदपुर गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है सुन्नी वक्फ बोर्ड। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव को कब्रिस्तान की जमीन बताकर स्थानीय लोगों से जमीन खाली करने को कहा है। ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं, आप दरवाजे को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 घरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि ये उनकी संपत्ति है, उनकी जमीन है और यहाँ रहने वाले इस घर को खाली करें। और इसको लेकर के वक्फ बोर्ड ने पटना डीएम को रिक्वेस्ट किया तो पटना डीएम ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया और 30 दिनों में यहाँ के बाशिंदों से घर खाली करने को कहा। अब यहाँ के बाशिंदे डरे हुए। गोविंदपुर गांव में 95% हिंदू रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा है कि उनकी जमीन पुश्तैनी है, जिस पर दशकों से रहते आए हैं। बाकायदा उनके पास जमीन के कागजात भी हैं। सभी के पास सरकारी दस्तावेज हैं। बावजूद इसके सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इन्हें जमीन खाली करने का नोटिस भेज दिया है, जिसमें गांव वालों को 30 दिनों का अल्टीमेटम मिला है। इस पर हाईकोर्ट ने हम लोग को डिसीजन दिया कि आप लोग इसका सही वारिस हैं, आप लोग का जमीन है। इसके बाद भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अभी तक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अपना बोर्ड नहीं हटा रहा है। इसे बहुत बड़े डर, अभी तक हम लोग को डर है कि बोर्ड क्यों नहीं हटा रहा है, उसमें क्या रंगदारी करना चाहता हमसे। एक बार ऑर्डर हुआ था कि खाली कर दो, तो हम लोग फिर हाई कोर्ट में ठीक किए, तो वहाँ से रोक लगाया, डीएम रोक लगाया। जमीन विवाद के पीछे गांव के पिछले हिस्से में बना ईदगाह है। इस ईदगाह की देखभाल करने वाले फतुहा वक्फ बोर्ड के सचिव मोहम्मद हासिम का दावा है कि विवादित जमीन आजादी के बाद वक्फ को दिया गया था और उस पर कब्रिस्तान बना। जी न्यूज संवाददाता ने विवादित जमीन का कागजात मांगा तो मोहम्मद हासिम दान में मिली जमीन के कोई भी कागज नहीं दिखा सके। हाँ, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है और जितनी मेरे पास डॉक्यूमेंट है हम उतना ही पर ये है। एक चीज हम दिखाएंगे आपको, खतियान भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। हमारे ये पुरखों से आ रहा, हम आज नहीं है। वक्फ बोर्ड की मनमानी से परेशान गांव वालों ने डीएम से इसकी शिकायत की। डीएम ने जांच करवाई तो ये भी साफ हो गया कि जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा सरासर गलत है। सभी सरकारी रिकॉर्ड्स में जमीन को पुश्तैनी बताया गया है, मतलब ये जमीन पुरखों से उनके नाम पर चली आ रही है। यहाँ के पूर्व पार्षद जो है ना, यहाँ के वक्फ बोर्ड का सचिव भी है, वो जानबूझ को यहाँ का इतना तक ही नहीं, 130 217 प्लॉट नंबर के अलावा 128 खाता भी उसमें इंक्लूड है जो बोर्ड लगा हुआ अभी तक है। आधा गोविंदपुर मतलब मैंने पूरे आधा बस्ती वक्फ बोर्ड में डाल दिया है, जबकि अभी 128 पर नोटिस नहीं आया। 128 घर में जरूर जमीन है। जिला प्रशासन की जांच के बाद भी वक्फ बोर्ड जमीन को लेकर अपने रुख पर कायम है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के नोटिस जब गोविंदपुर पहुंचा तो गोविंदपुर के लोगों ने पटना के डीएम से गुहार लगाई और डीएम ने भी उस नोटिस को भले ही वापस ले लिया है, उसमें लिख कर भी दिया है जो खतिहान है, जो वहाँ के मूल जमीनों के मालिक हैं, वो गोविंदपुर के ही लोग हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा बिल्कुल निराधार है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। और बंगाल की निर्भया के साथ हुई हैवानियत को 15 दिन बीत गए हैं। सीबीआई अब 50 सवालों के साथ आरोपियों से सच उगलवा रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट करके सीबीआई सवालों के जवाब तलाश रही है।
यानी अब रेप और हत्याकांड के एक एक तार जुड़ेंगे, एक एक गुनाह की सही तस्वीर सामने आएगी। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई जघन्य वारदात का मुख्य आरोपी संजय रॉय और मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस पर पर्दा डालने का आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। कोलकाता में हुई दर्दनाक और शर्मनाक वारदात की इन दो कड़ियों को सीबीआई जोड़ने और तोड़ने की कोशिश में जुटी है। मेडिकल स्टूडेंट और ट्रेनी डॉक्टर के साथ किए गए कुकृत्य के हर पहलू को उजागर करने के लिए सीबीआई ने मेडिकल साइंस को ही जरिया बनाया है। आपको बता दें कि आर्चीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट की कार्रवाई शुरू की है। एक तरफ इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में तय किया गया, तो वहीं घटना की रात मौजूद बाकी 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई कर रही है। बाकी 6 लोगों में आर्चीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल है। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए से सीबीआई ये जानना चाह रहे हैं कि आरोपी जो बोल रहा है वो सच है या किसी और के दबाव में आके इसने ऐसा काम किया था, या ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये किसी के दबाव में आके दे रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ उस रात घटनास्थल पे मौजूद लोगों का भी बयान सीबीआई रिकॉर्ड कर रहा है, ये जानने के लिए कि उस रात के बाद घटनास्थल के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुआ है। इसके साथ साथ इस पूरी घटना में किसी का कोई षड्यंत्र है कि नहीं, ये भी जानने की कोशिश कर रहा है सीबीआई। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने संजय रॉय और संदीप घोष के लिए सवालों की जो लिस्ट तैयार की उसके 2 हिस्से हैं। संजय रॉय और संदीप घोष के जवाबों के सच और झूठ को समझने के लिए पहले हिस्से में उनसे सामान्य सवाल पूछे गए। सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय से पूछा, क्या आपका नाम संजय रॉय है? क्या आप कोलकाता में रहते हैं? क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे? क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है? क्या आपने कभी झूठ बोला है? क्या टमाटर का रंग लाल होता है? वहीं मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछा गया, क्या आपका नाम संदीप है? क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ है? क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे? क्या आज शनिवार है? क्या आपने कभी झूठ बोला है? क्या आसमान का रंग नीला है? उसके बाद संजय रॉय और संदीप घोष से वारदात से जुड़े करीब 15 से 17 सवाल पूछे गए, जिनके जवाबों से सीबीआई पूरे केस की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। देश में रेप को लेकर सख्त कानून है, बावजूद इसके रेप की वारदात कम नहीं होती। असम से आज एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां गैंगरेप के एक आरोपी का कुदरत ने ही इंसाफ कर दिया। दरअसल आरोपी ने जिस जगह गैंगरेप को अंजाम दिया वहीं पास में एक तालाब था, जिसमें डूबकर उसकी मौत हो गई। इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि आरोपी को पुलिस वारदात का रिक्रिएशन करने के लिए घटना स्थल पर ले गई थी और पुलिस से भागने में वो खुद ही तालाब में कूद गया और उसकी जान चली गई। सवाल यह है कि क्या ये आरोपी के लिए काला पानी की सजा थी? अब तक आपने रेप के आरोपी के एनकाउंटर की खबरें सुनी होंगी, रेप के आरोपी के घर बुलडोजर चलते देखा होगा, लेकिन देश में पहली बार रेप के आरोपी की डूबकर मरने की खबर आई है। बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के आरोपी का हश्र इतना बुरा होगा, शायद उस आरोपी ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। मामला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के गृह राज्य असम के नगांव का है, जहां एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप हुआ था। वारदात को अंजाम देने वालों में 3 लोग शामिल थे। ये वारदात तालाब के किनारे अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में तफजुल इस्लाम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। शनिवार सुबह जब पुलिस आरोपी इस्लाम को घटनास्थल पर वारदात के रिक्रिएशन के लिए ले जा रही थी, उसी दौरान इस्लाम पुलिस सुरक्षा से भागने लगा और पास में मौजूद तालाब में कूद गया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तैर पाने में नाकाम तफजुल इस्लाम इसी पोखरे में डूबकर मर गया। जिस तालाब के किनारे तफजुल इस्लाम पर रेप का आरोप लगा, वही तालाब उसके लिए काल बन गया। जिस वक्त आरोपी तालाब में कूदा, उस वक्त उसके हाथों में हथकड़ी बंधी थी। पुलिस से बचने के लिए वो तालाब में कूद गया था, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो तैर नहीं पाया और डूब गया। उसे बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन तब नाबालिग बिटिया के गैंगरेप के आरोपी तफजुल की सांस थम चुकी थी। अब इसे कुदरत का इंसाफ कहें या फिर संयोग,
जब से नगांव में नाबालिग के गैंगरेप का मामला सामने आया है, गांव में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आरोपी की मौत के बाद आसपास के लोग उसके जनाजे को कंधा देने तक को तैयार नहीं हैं। हम लोगों ने आज एक डिसीजन लिया है। डिसीजन है कि जो अपराधी है उनका आज जो जनाजा होने वाला था वो जनाजा हम लोग नहीं करेंगे। जनाजा उनका जो डेड बॉडी जब हमारे यहाँ आएगा तो हम उनको जनाजा नहीं करेंगे और हमारे जो कब्रिस्तान है वहाँ पे उनके जगह नहीं देंगे और जो उनका फैमिली है उनको भी हम हमारी तरफ से बॉयकॉट किया गया है। इस घटना में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने की मांग को लेकर लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जो रेपिस्ट है वो लोग रेप करने से पहले 1000 वर्षों से कि रेप करने से हम लोग को ऐसा दर्दनाक मृत्यु होगा। 2 रेपिस्ट अभी भी घूम रहे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे। उन लोगों को हम लोग को सौंपिए, हम लोग उसको ऐसा मौत देंगे कि पूरी दुनिया, पूरी भारतवर्ष याद रखे। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रेप जैसे गंभीर अपराध में शामिल अपराधियों के लिए कहा कि उन्हें ऐसी सजा मिले कि जिससे भविष्य में ऐसा अपराध करने की गलती कोई न करे। उस घटना होने से पुलिस तुरंत जो भी एक्शन लेना है तुरंत लेते हैं, तो हमारा कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जेतिया स्वाली बा नारीर कथा है, महिलार कथा है, वी हैव ए 0 टॉलरेंस पॉलिसी। तालाब में डूबकर आरोपी की मौत होने के बाद असम पुलिस सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस वक्त आरोपी तालाब में कूदा वो पुलिस की गिरफ्त में था। गैंगरेप की घटना पर भले ही विपक्षी दलों के बयान नहीं आए हों, लेकिन आरोपी की डूबने से मौत को लेकर विपक्षी दल हिमंता शर्मा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल आते हैं हमेशा ऐसे क्यों होते हैं कि पुलिस कस्टडी में एक कैदी का मौत होता है। सवाल ये भी आते हैं पुलिस की परफॉर्मेंस पर। फोन में जाम किया और शायद अंधेरा था, वो बच नहीं पाया। जो शायद वो भगवान का घर में वो लड़की के लिए जस्टिस मिल गया, मैं इतना ही कह सकता हूँ। एक तरफ नेता हैं जो राजनीति में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता आरोपी की मौत को कुदरत का इंसाफ मान रही है। इन सब के बीच एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर समाज में बेटियां कब तक असुरक्षित महसूस करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए देश हित में बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक अपराधियों के कानों में बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है। चाहे पत्थरबाजी के आरोपी हों, रेप के आरोपी हों, योगी मॉडल से उनका इलाज जारी है। आज छिंदवाड़ा में एक ऐसे ही अपराधी के घर जब बुलडोजर पहुंचा तो क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बुलडोजर को निहारती ये भीड़ इसकी गर्जना सुनने आई है। ये आरोपी मोहम्मद नफीस का घर है जिसे बुलडोज किया जा रहा है। पहले छत की दीवार पर बुलडोजर प्रहार किया गया, फिर बुलडोजर सीधा कमरे को तोड़ता है। देखते ही देखते दीवार तोड़कर बुलडोजर घर के अंदर घुस जाता है। और कुछ ही देर में इस अवैध निर्माण को समतल में बदल दिया जाता है। बस कुछ ही देर में भ्रष्टाचार की ये इमारत मलबे में तब्दील हो जाती है। छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक लव जिहाद का मामला सामने आया था और इस मामले में आरोपी मोहम्मद नफीस जेल में बंद है। लेकिन यह मामला उस वक्त तुल पकड़ लिया जब आज प्रशासन का बुलडोजर आरोपी के घर पर चला है। बुलडोजर अपना काम पूरा करने के बाद यहां से निकल जाता है। तहसीलदार चांद का कहना है कि नफीस ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर ये घर बनाया था और इसी वजह से आज इस घर को जमींदोज कर दिया गया। सफी पिता असगर मंसूरी के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने का आदेश पारित किया गया था, जिसमें आधी अतिक्रमण की कार्रवाई की जा चुकी है और शेष अतिक्रमण हटाया जा रहा है। एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था कि अतिक्रमण है, जिसके कारण हल्का पटवारी से रिपोर्ट लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
जिस नफीस के घर पर आज प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है वो इस वक्त रेप के मामले में जेल में बंद है। छिंदवाड़ा के लाल गांव की रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ आरोपी नफीस ने दुष्कर्म किया, उसकी वीडियो बनाई और इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया। पीड़ित महिला के घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद आरोपी नफीस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक दोन का जो आरोपी है नफीस मंसूरी, उसके साथ जबरदस्ती बुरा कृत्य किया है और धमका करके उसकी कुछ अश्लील फोटो उसके पास थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, मुलाजा करवा के वो वर्तमान में अभी जिला जेल छिंदवाड़ा में निरुद्ध है। महिला के साथ हुई दरिंदगी की इस घटना की शिकायत बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से की थी और सीएम से मिले आश्वासन के बाद आज प्रशासन बुलडोजर देकर आरोपी नफीस के घर पहुंच गया, जहां सरकारी जमीन पर बने उसके घर को गिरा दिया गया। आरोपी का घर अतिक्रमण में था, इस वजह से अतिक्रमण तोड़ा गया है, लेकिन इसके पीछे मोहन सरकार की अपराधियों के प्रति मंशा साफ जाहिर होती है। रुपेश मंसूरे, जी मीडिया, छिंदवाड़ा। तो एक तरफ आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कैसे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में रेप के आरोपियों पर योगी का हंटर लगातार गूंज रहा है। मुरादाबाद में रेप आरोपी पर आज प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने रेप के आरोपी डॉक्टर शहनवाज के पिता के 3 मदरसों को सील कर दिया। एक दलित नर्स से रेप के आरोप में पुलिस पहले ही डॉक्टर शहनवाज और उसके 2 स्टाफ को गिरफ्तार कर चुकी है। मुरादाबाद में कोलकाता जैसी हैवानियत को अंजाम दिया गया। ममता राज में आज भी इंसाफ का इंतजार है, लेकिन योगी शासन में इंसाफ हो गया। यूपी के मुरादाबाद में दलित नर्स से दुष्कर्म के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। जिला प्रशासन ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शहनवाज के पिता के 3 मदरसों को सील कर दिया। यूपी में अपराध के आरोपियों और उनके करीबियों पर एक और सख्त एक्शन की जो तस्वीरें आईं, उसमें पुलिस के अधिकारी तीनों मदरसों के गेट पर तालाबंदी करके उसे सील करते दिखाई दिए। दावा किया गया कि जो 3 मदरसे सील किए गए हैं, उनमें से एक मदरसा जटपुरा गांव और 2 मदरसे राजपुर केसरिया में चल रहे थे। जटपुरा गांव में मदरसा निजी जमीन पर चल रहा था, जिसमें छात्रावास भी था। वहीं 2 मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करके बनाए गए थे। मदरसों के जो पेपर अधिकारियों को दिए गए वो किसी और जमीन के थे। जटपुरा में जो मदरसा संचालित हो रहा था उसके पास कोई वैध कागज नहीं पाया गया और साथ ही जो अन्य गाँव में जो संचालित हो रहा था वो सरकारी भूमि पे पाया गया। जो कागज इन्होंने संलग्न किए हैं वो कहीं और का है और वो संचालन कहीं और पे हो रहा था, तो तमाम इसमें खामियां मिली थी, जिसके वजह से इसको सील किया गया है। आपको बता दें कि 18 अगस्त की रात मुरादाबाद के एबीएम अस्पताल में एक दलित नर्स के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पुलिस गिरफ्त में नीली टी शर्ट में नजर आ रहा शख्स डॉक्टर शहनवाज है। आरोप है कि शहनवाज ने इमरजेंसी केस का बहाना बनाकर नर्स को अस्पताल में बुलाया और फिर उसे बंधक बनाकर घिनौना कुकृत्य किया। शहनवाज के साथ नजर आ रहे ये बाकी दोनों भी नर्स की आबरू तार-तार करने के आरोपी हैं, जिनमें वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स महनाज भी शामिल है। आरोप है कि महनाज ने साजिश के तहत पीड़िता को शहनवाज के ऊपर वाले कमरे में जाने को कहा। पीड़िता ने जब कमरे में जाने से इनकार किया तो जुनैद और महनाज उसे जबरदस्ती घसीटकर कमरे में ले गए। उसे अंदर धक्का देकर कमरा बाहर से बंद कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर शहनवाज ने दलित नर्स को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। रेप के बाद डॉक्टर ने पीड़िता का मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि वो पुलिस को घटना की सूचना न दे सके। लेकिन इन सब के बावजूद आरोपी डॉक्टर बच नहीं पाया। मुख्य आरोपी डॉक्टर शहनवाज और बाकी दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शहनवाज जो कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है और दूसरा व्यक्ति है जुनैद और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज।